तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल पे। और मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा प्रॉब्लम था बच्चों के साथ कि YouTube पे सारे बच्चे नहीं जुड़ पा रहे थे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं हमारे जो अभी तक YouTube का संचालन नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी वजह से क्लासेस के बहुत से लॉसेस हो रहे थे। बहुत से बच्चों को ये कंप्लेन था, तो उसको मैं शॉर्ट आउट करना चाहता था और मैंने शॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पहुंचा रहा हूँ। देखिए, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, हमारे बच्चों का, सभी लोगों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर अगर होगा, जो कि होना है, तो पेपर बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या का वायस बन जाता है आगे जाके। या क्वेश्चंस अगर बच्चे की समझ में नहीं आ रहा होता है तो बहुत टेंशन हो जाता है बच्चे को, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए किसी बच्चे को कोई टेंशन रहे, वो भी खासतौर से यार बायो और केमिस्ट्री में क्लास 10th का। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक मैं हूँ तब तक क्वेश्चंस का कोई भी स्ट्रीम आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकता। तो उसी क्रम में आज हमने जो 5 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में लाइव में कराए थे, उसी के आज आगे हम उनसे चलेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट पे, नए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे सेशन, क्योंकि बच्चों के पास इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने के लिए भी तो डाटा होना चाहिए, है ना। तो बहुत लंबा सेशन डिज़ाइन नहीं किया मैंने, बहुत छोटा से सेशंस पे मैं वर्क करूँगा। 10, 15, 20 मिनट में मैं चाहूँगा कि 15 से 5 या 8, 10 क्वेश्चन जितने भी हमारे हैं वो हो जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टेड टाइम हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं अपने साथ। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस में हम बात कर रहे हैं। हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था उसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, हिल अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है? हिल अभिक्रिया। देखिए, यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पाई जाने वाली हिल अभिक्रिया है, ये प्रमुख रूप से पाई जाने वाली हरित लवक के कौन से भाग में होने का कार्य करती है? देखिए, एक वैज्ञानिक था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हिल नामक जो वैज्ञानिक थे वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले, उन्होंने क्या किया था, आपकी जो पाई जाने वाली रिएक्शंस थी प्रकाश की या प्रकाश संश्लेषण की, उनको 2 भाग में बांटने का काम किया था। पहला जो पाए जाने वाला भाग था बॉस, वो क्या था मालूम है? वो था प्रमुख रूप से अप्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा पाए जाने वाला जो अभिक्रिया थी वो थी प्रकाशिक। हिल नामक वैज्ञानिक ने जो बताया था वो प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बताने का काम किया था। तो आपको मैंने बताया था कि अगर प्रमुख रूप से हम बात करेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में, तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, तो वो जो होने का काम करेगी वो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले आपके जो हरित लवक होता है, हरित लवक के पाए जाने वाले जो ग्रेना वाला भाग होता है उसमें प्रमुख रूप से होने का कार्य करती है। अब आप पूछोगे कि सर आप ये बता दीजिए कि क्यों हम ग्रेनाई वाले भाग में ही क्यों पढ़े? इसलिए पढ़ो बेटा, क्योंकि आपका प्रमुख रूप से पाए जाने वाला जो हरित लवक वाला भाग होता है, इसमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाली जो सिक्के की समान संरचना होती है, जिसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली ग्रेना के नाम से जानते हैं, इसी पाई जाने वाली ग्रेना के ऊपर अनेक छोटे छोटे प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कण उपस्थित रहने का काम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल ही एकमात्र ऐसे हमारे पाए जाने वाले वर्णक है जो हमारे पाए जाने वाले सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, और प्रकाश को प्रमुख रूप से ग्रहण करने के पश्चात प्रमुख रूप से पाए जाने वाली प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में या भोज्य की ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। रासायनिक ऊर्जा के रूप में या प्रमुख रूप से पाए जाने वाली भोज्य की ऊर्जा के रूप में इसको परिवर्तित करने का ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं, है ना। तो अगर मुझसे पूछा गया या आपसे पूछा जाए कि बताइए हिल अभिक्रिया कहाँ होती है, तो हिल अभिक्रिया जो है वह प्रमुख रूप से एक प्रकार की प्रकाशिक अभिक्रिया है, जो पाए जाने वाले हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में होगी। और कोई पूछे कि बताओ भाई क्यों हम ग्रेनाई वाले भाग में क्यों करें, तो आप ग्रेना वाले भाग में इसलिए करो क्योंकि हमारा पाए जाने वाले जो ग्रेना होता है, इसी पाए जाने वाले ग्रेना वाले भाग के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी बिंदुवत संरचनाएं होती हैं, जिनको हम क्लोरोफिल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और यही क्लोरोफिल जो होता है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के पश्चात प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्या करेगा? वहां से प्रमुख रूप से आपकी प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। तो मैंने पूरा आंसर दे दिया। आपसे पूछा जाए हिल अभिक्रिया कहाँ होगी, तो हिल अभिक्रिया पाए जाने वाली हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में उपस्थित क्लोरोफिल के अंतर्गत संपन्न होने का क्या करेगी? कार्य करेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में भोज्य पदार्थ का संचय, पादपों में भोज्य पदार्थ के संचय का प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए, हमसे ये पूछा जा रहा कि आप ये बताएं कि एक पौधा जो है वह भोज्य पदार्थों के संचयन का कार्य कर रहा है,
एक पौधा जो है वो भोज्य पदार्थों के प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संचयन का कार्य कर रहा, मतलब भोजन को एकत्रित करने का काम कर रहा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के ऊपर इसका प्रमुख रूप से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया देखिए, जो हमारा पाया जाने वाला प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होने का काम करती है। तो पत्ती में मीसोफिल कोशिका, कौन सी कोशिका बच्चा, मीसोफिल कोशिका। पत्तियों में जो पाई जाने वाली हमारी मीसोफिल कोशिका होती है ना, मीसोफिल कोशिका में एक प्रमुख रूप से पाया जाने वाला भाग उपस्थित होता है, इसको हरितलवक कहते हैं। जिसमें ये जो पाया जाने वाला हरितलवक का भाग है, इसमें एक भाग उपस्थित होता है, इसको कहते हैं ग्रेना, और ग्रेना में होती है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण होगा तो वहां पर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसके निर्माण का कार्य किया जाएगा, ग्लूकोज के निर्माण का कार्य किया जाएगा। कह रहे अगर इस ग्लूकोज को हम संचित करें तो पहले ये पता करो ग्लूकोज संचित किस रूप में होता है पौधों में। तो ग्लूकोज पौधों में जिस रूप में संचित होने का कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। स्टार्च के रूप में ये संचित होने का काम करता है। अब यहां पे ग्लूकोज जब स्टार्च के रूप में संचित होने का कार्य करेगा तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया सीधी सी बात है, पत्तियों की पाई जाने वाली सांद्रता का मान जो होगा वह प्रमुख रूप से बढ़ जाएगा। बस इतनी सी तो बात है कि अगर पाया जाने वाला प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषण होने का कार्य कर रहा तो हमारी प्रमुख रूप से जो पाई जाने वाली पत्ती है उसकी पाई जाने वाली प्रमुख सांद्रता का मान क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर पत्तियों की सांद्रता बढ़ गई तो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है वह प्रमुख रूप से कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी सी तो बात याद रखनी है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए कि जब भोज्य पदार्थ प्रमुख रूप से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप संचित हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले ये पता करें कि भोज्य पदार्थ संचित कैसे होता है। तो भोज्य पदार्थ संचित होने का कार्य करता है, पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं बनने वाले ग्लूकोज से स्टार्च के निर्माण का कार्य कर लिया जाएगा। स्टार्च के रूप में भोजन संचित हो जाएगा, और जब स्टार्च के रूप में भोजन संचित होगा तो पत्तियों की सांद्रता का मान जो होगा वह प्रमुख रूप से कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पत्तियों की सांद्रता का मान बढ़ा तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रमुख रूप से क्या कर जाएगी, घट जाएगी। याद रखना, अगर भोजन ज्यादा मात्रा में संचित हो गया तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे घर में 10 आदमियों को खाना पहले से रखा हो तो आप खाना बनाओगे, या कहीं से बाहर से पार्टी से खाना आ गया हो तो हम खाना बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। कहेंगे यार यही रखा जो है ना इसी को खा लो, काय के लिए मेहनत करनी। तो पौधे भी बेचारे बहुत आलसी हो जाते हैं, कहते हैं यार प्रकाश संश्लेषण में हमने भोजन बहुत बना लिया। अब जब भोजन हमने बहुत बनाने का काम कर लिया, अब संचित है तो काहे मेहनत करें। तो याद रखिएगा, जब भोज्य पदार्थ को संचित रहने का कार्य करेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या कर जाएगी, घट जाएगी, मतलब पौधा आलसी हो जाता है हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक लाभ बताइए। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल सा है। इन्होंने एक पूछा, मैं तो बता देता हूं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के 2 लाभ लो आप हमसे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लाभ, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है इसका प्रमुख रूप से पाया जाने वाला लाभ, अरे बड़ा सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो हमें देखो इससे क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन। इसको कहते हैं प्राणदायक वायु प्राप्त होने का कार्य करती है। प्राणदायक वायु का मतलब ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप हमें प्रमुख रूप से किसकी प्राप्ति होती है, ऑक्सीजन की प्रमुख रूप से क्या होती है, प्राप्ति होती है। दूसरी चीज पे आते हैं, अगली चीज पे, कि प्रकाश संश्लेषण से और हमें प्रमुख रूप से क्या लाभ होने वाला है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमें जो लाभ होने वाला है ना, और क्या, देखिए किसको होगा, अभी को तो होगा। देखिए जो पाया जाने वाला ग्लूकोज है वो बनने का कार्य करता है, जिसे पौधे प्रमुख रूप से काय के रूप में, स्टार्च के रूप में एकत्रित कर लेते हैं। अब हम बैठे बड़े भुक्कड़ है ना, ये प्रमुख रूप से मान लीजिए कि ये हमारा प्रमुख रूप से पाया जाने वाला मनुष्य है। तो पौधों से मनुष्य क्या प्राप्त करने का कार्य करता है, पौधों से मनुष्य प्रमुख रूप से पाए जाने वाले भोजन को प्राप्त करने का कार्य करता है। तो प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च नहीं बने, स्टार्च में एकत्रित नहीं होगा, स्टार्च में एकत्रित नहीं होगा तो क्या हमें भोजन मिलेगा, नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो ग्लूकोज बनता है, पौधे उसको स्टार्च के रूप में संचित करने का कार्य करते हैं, और इस पूरी दुनिया में उपस्थित जितने भी पाए जाने वाले लोग हैं ना, उन पाए जाने वाले लोगों को प्रमुख रूप से भोजन प्रदान करने का क्या कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। याद रखिएगा कि हमने 2 लाभ बताए, इन्होंने 1 पूछा तो मैंने 2 बता दिए।
है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि प्रमुख रूप से ऑक्सीजन की प्राप्ति कराने का कार्य करते हैं। देन दूसरी बात, ये प्रमुख रूप से हमें भोजन प्रदान करने का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। तालाब में जहां अधिक मात्रा में पादप उगे हों बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं, क्यों? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग जो होता है ना 8वें आसमान पे मेरा घूम रहा होता है, बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन में। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक तालाब है, मान लेते हैं खूब पानी भरा हुआ है, ये तालाब है, ठीक। तालाब के नीचे पेड़ पौधे उगे हैं, तालाब के नीचे खूब सारे पेड़ पौधे उगा दिए। लीजिए, तालाब के नीचे मैंने खूब सारे पेड़ पौधों को उगा दिया। कह रहे यहां से बुलबुले हुए निकलते हुए दिखाई देते हैं। क्या निकलते हुए दिखाई देते हैं? बुलबुले। कह रहे ये बुलबुले क्यों निकल रहे हैं? बुलबुले क्यों निकल रहे हैं? बड़ा सिंपल है, देखो टेक्निकल नहीं है। ये पौधे जो होंगे ये प्रमुख रूप से जल के नीचे रहकर प्रमुख रूप से क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण। ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करेंगे। और जब बच्चा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे ना, तो यहां से प्रमुख रूप से पाए जाने वाली कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन। और निकलने वाली यही ऑक्सीजन जो होगी वह प्रमुख रूप से बुलबुलों के रूप में कहाँ उठ जाएगी? ऊपर की ओर उठने का कार्य करेगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आते तो बड़ा मजा आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना ये, बड़ा लेकिन टेक्निकल है। बुलबुले निकल रहे हैं, आप खड़े हो तालाब के पास, ये बुलबुले निकल रहे हैं, आप समझ रहे हैं मछली है, आप समझ रहे हैं सांप है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे कोई नहीं है, वहां पे पौधे हैं। आपने ऐसे दिखने का काम किया, अरे बुलबुले आ रहे हैं, मछली है, डालो यहाँ पे डोर, यहाँ पे डालो, यहाँ पे मछली पकड़ी जाएगी। वहां पे मछली है ही नहीं तो कहाँ पकड़ी जाएगी? क्यों निकल रही है? इसलिए निकलने का काम कर रहे हैं क्योंकि वहां पे प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पौधे हैं, वहां के उपस्थित जो पौधे हैं ना वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं। और जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होंगे ना तो वहां से ऑक्सीजन गैस निकलने का काम कर रही है। ऑक्सीजन जब निकलेगी तो बुलबुले निकलने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। कभी इसको घर पे प्रैक्टिकल करके देखा है? देखो मैं बताते हैं दैनिक जीवन में कैसे करते हैं। एक मग ले लेते हैं, पानी से भरी हुई बाल्टी ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे मग को लेने के बाद ऐसे हल्का सा हिलाते हैं तो उसमें जो वायु भरी होती है ना बुलबुल बुलबुल करके ऊपर आ जाती है। फिर आप दबा देते हैं, फिर करते हैं, फिर बुलबुल करके ऊपर आ जाती है ना। तो ये सब जो पाई जाने वाली कहानी है वो प्रमुख रूप से गैस की है। चूंकि यहाँ पे पौधे जो हैं तालाब के नीचे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं और प्रमुख रूप से पाई जाने वाली ऑक्सीजन गैस वहां से प्रमुख रूप से निकलने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से प्रमुख रूप से ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर पादपों को लगातार अंधेरे कमरे में उगाया जाए तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अंधेरे कमरे में उगाना, डार्क एरिया, ले भैया वहां पे प्रकाश नहीं पहुंचाना है, नहीं पहुंचाएंगे, जैसा आप कहें मालिक वैसा होगा। चलिए एक कमरा ले लीजिए, बंद है पूरा, ये अंधेरा कमरा है, डार्क रूम, जहां हमें रात जाने पर डर लगता है ना, भूत वाला, है ना। तो यहां पे इन्होंने कहा कि आप एक पौधा ले लीजिए, मैंने ले लिया, ये पौधा मैंने लगा दिया और यहां से प्रमुख से ये पौधे को हमने लगाने का काम कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी पाए जाने वाले पौधे को लगातार हम अंधेरे वाले कमरे में रखने का काम करें, रख दो ना, मैंने अंधेरे वाले कमरे के अंतर्गत प्रमुख से पौधों को रखने का कार्य किया, क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भैया यहां से मालूम है क्या नहीं होगा, यहां से हमारा पौधा प्रमुख से प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा और जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये नहीं करेगा और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमारा पाया जाने वाला पौधा जो होगा ना वो प्रमुख रूप से किसी भी प्रकार से ग्लूकोज नहीं बनाएगा और जब ग्लूकोज नहीं बनाएगा तो पाए जाने वाले ग्लूकोज से पौधे के अंतर्गत प्रमुख रूप से स्टार्च के निर्माण का कार्य नहीं होगा। अरे भैया जब स्टार्च नहीं बनेगा तो पौधे में होने वाली जो उपापचय क्रिया है, जितनी भी उसकी बेचारे की रिएक्शन हो रही है बॉडी में, श्वसन का, जनन का, वृद्धि का, सारी उपापचय क्रियाएं बंद हो गई और उपापचय क्रियाएं बंद हो गई तो पौधे की मर जाएगा, 100% मरेगा।
तो ये पौधा जो होगा वह प्रमुख से क्या करेगा, मरने का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि अगर पाई जाने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रमुख से, अगर किसी पौधे को आप लगातार प्रमुख से अंधेरे कमरे में रखने का कार्य करते हो तो अंधेरे कमरे में लगातार रखने के कारण पाए जाने वाले पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी ना बॉस, तो वहां पे प्रमुख से ग्लूकोज नहीं बनेगा और ग्लूकोज ना बन पाने के कारण पौधे में पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित नहीं होगा। स्टार्च के रूप में जब ये संचित होने का काम नहीं करेगा तो प्रमुख से पौधे के अंतर्गत होने वाली उपापचय क्रियाएं बंद हो जाएंगी और पौधा प्रमुख से क्या कर जाएगा, मर जाएगा। तो ये प्रमुख से अंधेरे कमरे के अंतर्गत आता है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण ग्लूकोज नहीं बना और ग्लूकोज ना बनने के कारण वह प्रमुख से स्टार्च के निर्माण का काम नहीं कर पाएगा और पौधे में उपापचय क्रियाएं जो होंगी वह प्रमुख से बंद होने का क्या करेंगी, कार्य करेंगी और पौधा प्रमुख से मर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। यहां पे अगला क्वेश्चन आता है कि पाचन की परिभाषा को दीजिए। अगर हम पाचन की परिभाषा में बात करें, चलिए समझिए पाचन क्या है, वह क्रिया जिसमें हम प्रमुख से पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों को पाचक एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में तोड़ने का कार्य करते हैं। ये क्रिया जो होती है ना, इस क्रिया को हम प्रमुख से पाए जाने वाले पाचन की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ले भैया, यहाँ पर पाचन की क्रिया परिभाषा पूछी गई, बता दिया मैंने। पाचन किसे कहते हैं, वही क्रिया जिसमें पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को पाचक एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। पाई जाने वाली प्रमुख से ऐसी क्रिया को पाचन की क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीजों को। ठीक है, यहां इस प्रकार से हमारे करीबन 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन हो गए। ऐसे में क्वेश्चन आपको देता रहूंगा, आप पढ़ते रहिएगा। शॉर्ट टाइम में छोटा वीडियो, छोटे छोटे कंटेंट पर डे अगर हम याद करेंगे तो 100% विनर होने वाले हैं, है ना। टॉपर बनेंगे। टॉपर कैसे बनेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा बढ़िए और थोड़ा करके टॉपर जनरेट हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, एनसीईआरटी के नए लेवल के साथ। ठीक है, आपका अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रहा है बायो समझने में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसको आपको पूरा करूँ। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे लोगों को सलाह दे दीजिएगा ताकि हम पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। हमें टॉपर होना है, पास नहीं होना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना चाहा, इतना प्यार दिया। तब तक और नए वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शंस कर लीजिए, बेल आइकन को खोल लीजिए ताकि जब मैं प्रकट हूँ तो आपको पता चल जाए कि हाँ कोई आ गया। ठीक है, चलिए तो पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।